यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 10, कैपिटल सॉरी बजट एंड बजटरी कंट्रोल, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा पॉइंट नंबर 11 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। अब इसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इंडिस्पेंसेबल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग फंक्शन। प्रॉफिट अर्निंग फंक्शन करने के लिए मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर तो करने ही पड़ते हैं। एट द सेम टाइम द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ दीज कॉस्ट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। और जो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर है, इसका प्री डिटरमाइन करना, प्री डिटर्मिनेशन करना कि कितने पैसे लग जाएंगे, ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट। Selling cost is defined as the cost of seeking to create and stimulate demand। दो वर्ड बोल रहा है कि भाई साहब सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस तो वो होते हैं जो डिमांड को क्रिएट करने के लिए और डिमांड को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, और ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए भी किए जाते हैं, एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर। These costs are therefore incurred to maintain and increase the level of the sale. All expenses connected with the advertisement, sale promotion, sale office, salesman, credit collection, market research, and after sale services etc. are generally grouped together। इन सब एक्सपेंडिचर को मैं नॉर्मली इकट्ठा कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज सेल मैनेजर। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देंगे, सेल मैनेजर को दे देंगे। ये सारे खर्चे मेरे कौन से कहलाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कौन कौन से हैं देखने जरा ध्यान से, एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, सेल ऑफिस, सेलमैन, क्रेडिट कलेक्शन, मार्केट रिसर्च, आफ्टर सेल सर्विस के बावजूद भी क्या करें, एटसेट्रा, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। फिर कहता है वाइल मेकिंग ए बजट सेलिंग कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कह रहे साहब जब मैं बजट बनाऊंगा तो मैं जितने भी मेरे सेलिंग एक्सपेंडिचर है उसके दो पार्ट कर दूंगा, एक फिक्स और एक वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट शुड आल्सो बी सेपरेटेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स एलिमेंट। अगर कोई आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो आप उसका फिक्स वाला पार्ट फिक्स में ऐड कर देंगे और वेरिएबल वाला पार्ट किसमें ऐड कर देंगे, वेरिएबल में। द प्रॉब्लम फेस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट बजट आर इंजर्ड heavy expenditure on selling and sale promotion may have to be incurred when the volume sale is falling off। अगर आपकी सेल की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, आपकी सेल की वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही है, तो आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट कर देनी चाहिए। दिस विल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सच कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। ऐसा करने से आपकी जो टोटल कॉस्ट की जो परसेंटेज है उसमें से जो सेलिंग की परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक तो ये प्रॉब्लम है। समटाइम इंटेंसिव सेल एंड प्रमोशन एफर्ट्स आर called in 1 year and the benefit of such effort occur in the subsequent year। कह रहे कई बार मैं सेलिंग के, एडवर्टाइजमेंट के, प्रमोशन के खर्चे एक साल में कर देता हूं, लेकिन उसका आने वाला जो बेनिफिट आने वाले कई सब्सिक्वेंट ईयर्स तक होता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज ए प्रोपोर्शन ऑफ सेलिंग कॉस्ट टू द सेल। तो कह रहे भाई साहब सेलिंग कॉस्ट और जो सेल का जो एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्ट बताना भी कई बार क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। इन स्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम के बावजूद सम रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल हैज टू बी स्टेबलाइज एज इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बजट कंट्रोलर। ये बजट कंट्रोलर की ड्यूटी है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ द सेल वॉल्यूम। इन सब के बावजूद भी हम जो बजट बना रहा है, बजट कंट्रोलर, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, भैया आपको इनके बीच में सेलिंग एक्सपेंसेस और सेल के बीच में जो है ना रिलेशन आपको बनाना है। यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंस एज ए गाइड, कह रहे हैं लास्ट का एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस को गाइड मानते हुए कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ सेल, पॉसिबल चैलेंज ऑफ कंपटीशन एटसेट्रा इन प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट। कह रहे हैं पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, फ्यूचर के चेंजेस को देखते हुए, पॉसिबल चेंजेस को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए हम इसको प्री डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी तक किसकी बात कर रहा था, सेलिंग की, और हेडिंग का नाम कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैज बीन डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ sequence of operations which begin with the making of packet of product available for dispatch and end with making the recondition return of empty packet if any available for reuse। कह रहे हैं आप जो फिनिश गुड्स बना रहे हो, जो आपने फिनिश गुड्स बना दी उसको पैक करने के बाद begins with making the packet of product available for dispatch। जो आपका प्रोडक्ट है वो डिस्पैच करने के लिए अवेलेबल हो गया, वहां से लेकर आपने उसको पैक करा, आगे भेजा, ये करा, वो करा, और अगर आपके खाली कंटेनर हैं जो आपके पास वापस आने हैं, वहां तक का जो सारा काम है वो सारा काम क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और वहां तक की कॉस्ट क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कोस्ट के बाद क्या कह रहा है एटसेट्रा। इसके अंदर कौन कौन सी कोस्ट शामिल हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कोस्ट हो जाएगी, स्टोरेज की हो जाएगी, वेयर हाउस की, और उसके बावजूद भी क्या कह रहा है एटसेट्रा, वेयर हाउस के अलावा भी कुछ कोस्ट हो सकती। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग कोस्ट बजट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल मैनेजर। एडवर्टाइजमेंट कोस्ट बजट बनाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेल मैनेजर की और एडवर्टाइजमेंट मैनेजर की। व्हेन प्रिपेयरिंग द एडवर्टाइजमेंट कोस्ट बजट कंसीडरेशन शुड बी गिवन टू फॉलोइंग फैक्टर। अब ये सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कोस्ट बजट बनाना चाह रहे हो तो किस किस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। The best method of advertisement must be selected. Cost will vary according to the method selected. कह रहा है अब आप एडवर्टाइजमेंट कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, आप रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, आप नेशनल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, आप लोकल चैनल पर भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो कह रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट की बड़ी सारी ऑप्शंस में से बेस्ट मेथड को सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट, और इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेशनल टीवी पर एड की बात करता हूं तो पैसा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू लोकल जो है ना टीवी चैनल होते हैं उस पर। द मैक्सिमम अमाउंट टू बी स्पेंड इन द पीरियड फॉर एग्जांपल 1 ईयर हैज टू बी डिसाइडेड। तो हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि हमें इस साल मैक्सिमम कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल शुड बी कोऑर्डिनेटेड। एडवर्टाइजमेंट और सेल क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। इट मींस दैट मनी शुड बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट ओनली व्हेन सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड आर रेडी फॉर सेल। ये क्या कहना चाह रहा है जरा ध्यान से देखें। एक्चुअली में तो मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट क्या कहता है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, जो आप गुड्स बेच रहे हैं उसकी क्या बढ़ जाती है, डिमांड। और अगर आपके पास वो डिमांड ही नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट करने का फायदा ही क्या है। तो कह रहे हैं साहब जब आप एडवर्टाइजमेंट करो तो ध्यान रखना कि आपके पास वो चीज बेचने के लिए है भी या नहीं। देखो अब मैं रिकॉर्डिंग में बाबा रामदेव का नाम लूंगा, आप कहोगे तो आप तो सर रामदेव के चेले हो। मैंने एक दिन बाबा रामदेव का इंटरव्यू सुना, उन्होंने किसी प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने पत्रकार ने पूछ लिया कि अगर ये इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है तो आपने इससे पहले क्यों नहीं बताया पब्लिक को कि भैया आप इस प्रोडक्ट से जो यूज करने से आप ठीक हो सकते हो। तो बाबा रामदेव ने क्या कहा कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं आयुर्वेद के बारे में, चिकित्सा के बारे में, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। जैसे कहा कि पत्थर चट के पत्ते गिलोय है, बाबा रामदेव ने कहा कि मैं गिलोय का प्रचार करूं और गिलोय की डिमांड बढ़ जाए और वो गिलोय का प्रोडक्ट मेरे पास बेचने के लिए ना हो, तो डिमांड मैंने इंक्रीज करी है और सेल और किसी कंपनी की हो जाएगी। तो कह रहे हैं मैंने सबसे पहले गिलोय का इंतजाम किया, मैंने पूरे देश से गिलोय मंगा ली, मेरे पास गिलोय जब इकट्ठी होगी तब मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भैया गिलोय के ये फायदे, आप गिलोय इस्तेमाल करो। तो जैसी पब्लिक ने डिमांड करी, मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार था, मैंने उसको बेच दिया। अगर मैं ह्यूज एडवर्टाइजमेंट कर दूं और प्रोडक्ट मेरे पास ना हो तो भैया ये भी तो गलत बात है ना। तो ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। An effective control over advertisement expenditure should be exercised and the effectiveness of the advertisement should be measured। अब कह रहा है आपको एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करनी चाहिए और उसको मापना भी चाहिए कि जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो इफेक्टिव है भी या नहीं, या हम एम ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। The choice of method of advertising a product is based on the effectiveness of the money spent on the advertisement। Effectiveness money spent के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है in increasing or maintaining sale। If the output sold increase, the production cost will come down because the economy of the large scale production। कह रहे हैं अगर एडवर्टाइजमेंट करने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से अगर आपका जो है ना टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा वॉल्यूम पे बढ़ जाएगा, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसको आपने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल या लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने से होने वाले बेनिफिट भी आपने सुने होंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी आपको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट बात करता है द अमाउंट टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट appropriation may be settled on the basis of the following fact। A percentage of total sale value, ध्यान से total sale value of the budget period or on the expected profit may be fixed on the basis of past experience।
कि मैं प्रॉफिट का 10%, 20%, 8% एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करूंगा या सेल वॉल्यूम का 2%, 4% एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करूंगा, हम ऐसा प्रोपोर्शन भी लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ सम व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड बाय द कॉम्पिटिटर मे बी फिक्स टू बी स्पेंड ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। मेरा कॉम्पिटिटर जिस हिसाब से पैसा खर्च कर रहा है एडवर्टाइजमेंट पे, उसके अकॉर्डिंग भी मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है। ए फिक्स सम पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन बी फिक्स्ड और एडिड टू द कॉस्ट। और हम ये भी कर सकते हैं कि पर यूनिट पर एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि हमने एक यूनिट पर इतने रुपए एडवर्टाइजमेंट के खर्च करने हैं। द अमाउंट इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू स्पेंड इन एडवर्टाइजमेंट, या कंपनी कितने पैसे खर्च कर सकती है। एन एडवर्टाइजमेंट प्लान इज डिसाइडेड अपॉन and amount to be spent in determined. The advertisement plan is decided upon and the amount to be spent is determined. कह रहा है ये एडवर्टाइजमेंट का हम जो है ना कैंपेन चलाएंगे, एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करेंगे कितने पैसे खर्च करेंगे, ये सब कुछ मुझे ऑलरेडी डिसाइड करना है। ऑलरेडी डिसाइड करना मतलब ये स्टार्ट होने वाले दिन हमें ये सब कुछ डिसाइड करना होता है। Depending on the nature of the product and the effectiveness of the media of the advertising, the company prepare a schedule of various methods of advertisement to be used in effective sale promotion. The number of advertisement यानी कि insertions are determined and cost calculated as per the rate applicable of the each media selected. This is a sound method. कह रहा है सब आप अपना ऑलरेडी डिसाइड करो कि कितने टाइम इंटरवल के बाद एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, कौन से मोड से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, कौन से एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है जी, जिससे मेरी सेल इंक्रीज होगी तो क्या मैं जो हमने अभी पढ़ा था ज्यादा वॉल्यूम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से जो मुझे इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलते हैं वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कह रहा है आपको इस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि ये सारी चीजें आपकी फिट बैठ जाएं। फिर बात करता है एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर। जी सब क्या है एग्जाम्पल। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसिस, सेलमैन की सैलरी, सेलमैन का कमीशन, ट्रैवलिंग का खर्चा। ये फिगर इल्यूजरी लिखे हुए हैं अपने आप ही। ये थी मेरी सेलिंग एक्सपेंसिस। फिर क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन में याद करें क्या था, वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस इलेक्ट्रिसिटी, वेयर हाउस चार्जेस या लोरी एक्सपेंसिस। सेल ऑफिस में जो सैलरी दी, रेंट दिया, डेप्शन लगा, स्टेशन वगैरह लगा, जनरल एक्सपेंस लगा, दिस इज ऑल सेल ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। प्रेस में मैंने कितनी एडवर्टाइजमेंट दी, रेडियो पे कितनी एडवर्टाइजमेंट दी, टेलीविजन पे कितनी एडवर्टाइजमेंट की, शॉप विंडो डिस्प्ले पे कितनी मैंने एडवर्टाइजमेंट करी। नेक्स्ट बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट क्या कह रहे हैं जी इसमें, देखना स्टार्ट करें। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर मोस्टली पॉलिसी कॉस्ट। ये पॉलिसी कॉस्ट है। अच्छा ये नया वर्ड समझा हमने आज। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस तो पॉलिसी कॉस्ट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडम ब्लॉक आपने सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मतलब सब कुछ मैनेज करना, वो तो वहां पे पॉलिसी बना रहे होंगे तो ये पॉलिसी कॉस्ट भी है। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली पॉलिसी कॉस्ट एंड आर देयरफॉर फिक्स्ड इन नेचर। इसलिए नॉर्मली क्या होता है फिक्स इन नेचर होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव बजट नॉर्मली क्या होता है फिक्स। The most practical method to follow the preparing estimation of these expenses to follow the past experience। सबसे आसान तो क्या है कि भाई अगर आप ये जानना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव बजट कितना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पास्ट ईयर को क्या करो फॉलो करो विद ड्यू रिगार्ड टू द एंटिसिपेटेड चेंज। और ड्यू रिगार्ड तो आपको देने ही पड़ेंगे किसको, फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड चेंजेस को, आइदर इन जनरल पॉलिसी और इन द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। To bring such expenses under the control, it is necessary to review them frequently। अगर आप इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली बार बार थोड़े समय बाद बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। And to determine at a regular interval whether or not these expenses continue to be adjusted. For example of such expenses are audit fees, depreciation of office equipment, insurance, subscription, postage, stationery, telephone, telegraph, office expenses, office supplies, etc. फिर कहता है साहब एक इसका एग्जांपल ले लो। XYZ कंपनी एडमिशन बजट, सैलरी टू द क्लरिकल स्टाफ, एग्जीक्यूटिव सैलरी, ऑडिट की फीस, डेप्रिसिएशन के बाद देखें क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कहता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये जो रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो हर एक बिजनेस के अंदर R&D का जो एक्सपेंसेस रहता है टोटल एक्सपेंसेस का वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज में रहता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को R&D पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और कुछ R&D पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, कुछ ठीक ठीक करते हैं पैसा। लेकिन एक चीज बता दूं, जो R&D पे पैसा खर्च करता है वो एक ना एक दिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस लेता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में हो, अगर आप मेडिसिन इंडस्ट्री में हो तो आपको R&D बहुत करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनाई गई है कैंसर की, आपने रिसर्च करके उससे अच्छी बना दी तो इसलिए बात आपकी बिकेगी।
तो जितना पैसा आप R&D पे खर्च करेंगे उतना आपको नियर फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट। लेकिन कुछ जगह R&D बहुत कम होती है या कहीं R&D हो चुकी है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें लगभग R&D खत्म हो चुकी है, बात क्या बच गई, सिर्फ डिजाइन बदलने की बात बच गई। नॉर्मली वही सीमेंट, वही रेती, वही ईंटें लग रही हैं पिछले 10 सालों से। रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डेवलप एंड और इंप्रूव प्रोडक्ट। ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं, रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डेवलप एंड इंप्रूव। डेवलप और इंप्रूव, या तो डेवलप करेंगे इंप्रूव करेंगे किसको, प्रोडक्ट को एंड मेथड को। अच्छा, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए भी मुझे रिसर्च करनी पड़ सकती है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी मुझे क्या करनी पड़ सकती है, डेवलपमेंट। व्हेन रिसर्च रिजल्ट in definite benefit of the company, when research result in definite benefit of the company, development function begin। अब अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट रिसर्च से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा तो आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। आफ्टर डेवलपमेंट फॉर्मल प्रोडक्शन कैन कमेंस। डेवलपमेंट के बाद फॉर्मल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा ऑन कमर्शियल स्केल एंड देन प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट्स। सिंस द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्रीसीजली डिफाइंड। शुरू में स्टार्टिंग में हम एरिया नहीं बता सकते कि भैया मेरे को यहाँ रिसर्च करनी चाहिए या इस लेवल तक रिसर्च करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, ऐसा हम नहीं बता सकते। कोस्ट इनकर्ड अंडर बोथ function and clubbed together as research and development cost. Research and development R&D play a vital role in maintaining the business. For example, automobile manufacturer and those who produce drugs spend considerable sum on R&D to improve the product. Drugs वही दवाइयां जो मैंने आपको आते एग्जांपल दिया। रिसर्च में भी आइदर प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। कह रहे साहब रिसर्च दो तरह की हो सकती है, एक प्योर रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च इंक्रीज नॉलेज whereas applied research aim to producing definite result like improved method of production etc. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली। कह रहे साहब इसको केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए। हेंस ए लिमिट ऑन द स्पेंडिंग इज प्लेस। सबसे पहले हमें एक लिमिट बना देंगे कि मैं R&D पे इतना पैसा खर्च करेंगे, वो लिमिट कुछ भी हो सकती है। The following are the method to allow R&D expenses। लिमिट कैसे कैसे हो सकती है, परसेंटेज बेस्ड ऑन टोटल सेल वॉल्यूम, कि मैं टोटल सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट R&D पे खर्च करूंगा। दिस मेथड इज गुड इफ सेल वैल्यू इज स्टेडली फ्रॉम ईयर टू ईयर। इफ सेल वैल्यू इज स्टेडी फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर सेल वैल्यू आपकी स्टेडी ईयर टू ईयर तो ये परसेंटेज वाला सही रहता है। ये परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, टोटल सम इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर R&D प्लान एंड पॉलिसी। ये सम इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसोर्स अवेलेबल विद द कंपनी। कह रहे हैं इसमें से कुछ भी लगा सकते हो, सेल का परसेंटेज ले सकते हो, लास्ट ईयर के प्रॉफिट का अंदाजा लगा के प्रॉफिट का परसेंटेज ले सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से देख सकते हो, कोई भी अमाउंट आप फिक्स कर सकते हो, कितना आपके पास कैश है उसके हिसाब से। Which affect the importance of R&D considered. For example, factor like demand of existing product, competitor, economic condition, etc. are considered carefully a sum set to R&D budget. R&D बजट में कितना पैसा खर्च होगा ये चीज पता लगाने के लिए आपको इन सब बातों को केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, और मैंने पहले लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मतलब मेरे को कोई नई प्लांट लेनी है, नई मशीनरी लेनी है, नया मेरे को जो है ना फिक्सचर लगाना है, तो वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसका अंदाजा लगाने दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। The capital expenditure budget represent the planned outlay of the fixed asset like land, building, plant, machinery, etc. during the budget period. This budget is subject to strict management control। कह रहे साहब ये जो है ना आपका strict management control के अंदर होना चाहिए because it entitle large amount of expenditure, क्योंकि इसके अंदर बहुत large amount छुपा लगा होता है। strict management control के अंदर होना चाहिए क्योंकि large amount of expenditure है। The budget is prepared to cover the long period of year and its project is capital cost over the period which are expected to be incurred on the expected earning। कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और इससे होने वाला जो बेनिफिट है वो अगले कई सालों तक होता है, तो इसलिए उस कॉस्ट को कई सालों पर हमें डेफर करना पड़ता है। The preparation of this budget based on the following condition। कौन कौन सी कंडीशन है? पॉइंट नंबर 1, overhead on production facilities of certain departments as indicated by the plant utilization budget। Future development plans to increase output by expansion of the plant facility, replacement requests from the concurrent department, and factors like sale potential to absorb the increased output, possibility of price reduction, increased cost of advertisement and sale promotion to absorb increased output। क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाना चाहिए। फिर बात करते हैं इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। It outlines the capital development program and estimated capital expenditure during the budget period।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट शीट पीरियड के अंदर बताएगा। मैं एक चीज और बता देता हूँ, सीए इंटर में सेकंड ग्रुप के अंदर एक एफएम आएगा, उसके अंदर एक चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, और वहां पर प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि मैं जो एक एसेट परचेज कर रहा हूं, आज मेरी जेब से पैसा जा रहा है और इस एसेट से अगले आने वाले 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे बताएं एसेट परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वही बात यहां पे बता रहा है। इट आउटलाइंस द कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द बजट पीरियड। इट अनेबल द कंपनी टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ प्रायोरिटीज व्हेन देयर इज ए स्टोरेज ऑफ फंड कैपिटल राशनिंग बिकम नेसेसरी। कह रहे हैं ये आपको प्रायोरिटी बता देगा कि अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को कहां खर्च करना चाहिए, प्रायोरिटी क्या रहेगी, और अगर आपके पास शॉर्टेज है तो ये प्रायोरिटी और ज्यादा जो है ना ज्यादा जरूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को प्रायोरिटी के हिसाब से पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च, और उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल राशनिंग बिकम नेसेसरी। ये कैपिटल राशनिंग क्या चीज होती है वो जरा ध्यान से देखें। जब आपके पास मार्केट में दो मशीन अवेलेबल है, मशीन 1 और मशीन 2, मशीन 1 भी फायदेमंद है, मशीन 2 भी फायदेमंद है। मशीन 1 और मशीन 2 अगर मैं दोनों खरीदकर प्रोडक्शन करके बेचना स्टार्ट कर दूं तो दोनों खरीदकर दोनों से जो प्रोडक्शन होगा वो सब बिक जाएगा, इतनी मेरी डिमांड है। बट परंतु किंतु मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे सिर्फ एक मशीन खरीदने के लिए है, तो मैं प्रायोरिटी लगाऊंगा कि इनमें से कौन सी ज्यादा बेटर है, बेटर दोनों है, कौन सी ज्यादा बेटर है तो मैं वो ज्यादा बेटर ले लूंगा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग। लिमिटेड कैपिटल को जो प्रायोरिटी वाले सेक्टर है वहां पर यूज करना। इट सर्व एज ए टूल ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए टूल की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फ्यूचर बजट समरीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस एनेबल द कैश बजट टू बी कंप्लीटेड। कह रहा है इससे कैश बजट भी बनेगा। विद अदर कैश कमिटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द बजट। जब हम कैश बजट बनाएंगे वहां पर एक हम कमिटमेंट अमाउंट भी बताएंगे कि मैंने 5 साल बाद एक प्लांट लेना है, और अगर मैं वहां बजट बना रहा हूं उस 5वें साल में जो मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी पड़ेगी वो मुझे कैश बजट में डालनी पड़ेगी। इट फैसिलिटेट कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम particularly when modernization and renovation is covered by this budget। मुझे उम्मीद है ये सारी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, और मुझे उम्मीद है इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप कर चुके हैं। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 होगी। नेक्स्ट पेज ये सब हो चुका है, उसके बाद ये नेक्स्ट ये सब हो चुका है। अगर मैं कंटिन्यूसली चलता रहता हूँ पेज नंबर 15.41 तक हो चुका है। फिर बात करता है कैश बजट की। हालांकि हम कैश बजट कर चुके हैं, यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ कैश बजट मास्टर बजट, कैश बजट मास्टर बजट को पढ़ना करें स्टार्ट। कैश बजट पेज नंबर आपका 15.41। कैश बजट रिप्रेजेंट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द बजट पीरियड। बजट पीरियड में कैश की रिक्वायरमेंट बताना कैश बजट बताएगा। इट इज द प्लान ऑफ रिसीप्शन पेमेंट ऑफ द कैश ऑफ द बजट पीरियड एनालाइज्ड टू शो द मंथली फ्लो ऑफ द कैश in such a way that balance can be forecasted at regular interval। और कह रहा है कि मैं बैलेंस इन रेगुलर इंटरवल पे फोरकास्ट कर सकूं, इस हिसाब से हम क्या बनाते हैं कैश बजट। नॉर्मली क्या बनाते हैं हम हर महीने के हिसाब से बनाते हैं कि इस महीने कहां से कैश आएगा, कहां पे कैश जाएगा। द कैश बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बजटेड बैलेंस शीट। Information from the various opening budgets such as sale budget, direct material purchase budget and selling administration budget affect the cash budget। तो कह रहा है कैश बजट को इफेक्ट करने वाली कई चीजें कि मेरे पास ऑलरेडी परचेज करना है मेरे को कोई माल, तो ऑलरेडी मेरे पास कितना माल है, कितनी मेरे पास जो है ना पैसा अवेलेबल है, उसके अलावा कितने मेरे ओपनिंग क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं, कितने मेरे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं जिसको मेरे को पेमेंट करनी है, तो वो सब के ओपनिंग बैलेंसेस कैश बजट को प्रभावित करेंगे। इन एडिशन द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, डिविडेंड पॉलिसी एंड प्लान्स फॉर इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग आल्सो इफेक्ट द कैश बजट। अरे भैया कैश बजट को तो हर एक चीज इफेक्ट करेगा ना। फ्यूचर में मेरे को डिविडेंड देना है कि नहीं देना, प्लान मैं नया प्लान बना रहा हूँ इक्विटी से पैसा रेज करने का, लॉन्ग टर्म डेट से पैसा रेज करने का, मैं फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहा हूँ। अरे भैया कुछ भी करोगे या तो पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा, या तो कैश आ रहा होगा या जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से कैश बजट को तो कई चीजें इंपैक्ट करेंगी। नेक्स्ट कहते हैं भैया आपका मास्टर बजट। नाम से पता चलता है सब बजट का ये क्या मिलेगा आपको, कॉम्बिनेशन। When all the necessary functional budgets have been prepared, the budget officer will prepare the master budget, which may consist of budget profit and loss count and budgeted balance sheet. These are in the effect the budget summary. These are in the effect of budget summary. क्या कहता है ये मास्टर बजट में, ध्यान से देखें। When the master budget is approved,
by the board of director. It represents a standard for achievement for which all the department will work. On the basis of the various budgeting schedule prepared earlier in this study, we prepare the budget. ये भी एक फॉर्मेट दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ बजटेड इनकम. बजटेड इनकम मतलब मैंने कहा मेरी इतनी सेल हो जाएगी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बच गया मेरा को ग्रॉस मार्जिन, उसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या बचेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसको हमने कल या परसों कहीं सीखा था, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर बात करता है एग्जांपल ऑफ बजटेड बैलेंस शीट. ये मेरी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, रिप्रेजेंटेड बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश्ड गुड्स कितना है, डेटर कितना है, कैश कितना है, ये सब इल्यूजरी फिगर है. लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 ओरिजिनल है. अब मेरे साथ साथ करना स्टार्ट करें. इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या तक है. फ्लोट क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर यू टू प्रेजेंट द मास्टर बजट. अच्छा सर, ये मास्टर बजट का फॉर्मेट था. सेल में से सीओजीएस घटा देंगे तो ग्रॉस मार्जिन, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिशन के खर्चे घटा दोगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट घटा दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स घटा दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये आ गया बजटेड इनकम स्टेटमेंट. ऐसी बजटेड बैलेंस शीट बनानी. मैंने कहा और क्या. सेल टफन क्लास बेंट क्लास. डायरेक्ट मटेरियल को 60% ऑफ सेल. डायरेक्ट वेजेस 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ. अच्छा ध्यान से देखें क्या कर रहा है. मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर. मास्टर बजट मेरे को बनाना है, नेक्स्ट ईयर का बनाना है. ये मेरा 150 रुपए पर मंथ है, 20 वर्कर है तो इसको 12 से गुना करेंगे जब जाके मेरे डायरेक्ट मटेरियल की इसकी डायरेक्ट लेबर की आ जाएगी कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड. इनडायरेक्ट लेबर में बात करता है. वर्क मैनेजर 500 रुपए पर मंथ, फोरमैन है 400 पर मंथ, स्टोरेज एंड स्पेस, डेप्रिसिएशन, लाइट एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर सन्ड्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ये सारे क्वेश्चन दे रखा है. अगर आपको इसका फॉर्मेट याद है तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है. सबसे पहले बात करते हैं सेल की. सेल कौन कितनी है जी. टफन ग्लास की, बेंट ग्लास की 6 लाख और 2 लाख. 6 लाख और 2 लाख कितनी होगी जी 8 लाख. माइनस क्या करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी 60% ऑफ सेल. सेल कितनी है मेरी 8 लाख. 8 लाख का 60% हो गया 4 लाख और 80,000. डायरेक्ट मटेरियल खत्म. हाँ जी. बाकी किसकी है डायरेक्ट वेजेस. कितने वर्कर हैं 20. एक वर्कर की तनख्वाह कितनी है 150 रुपए पर मंथ. ये सेल कितने दिन की है सर. ये सेल पूरे साल की है. अगर भैया सेल पूरे साल की है तो ये भी पूरे साल का लिखेंगे. 20 वर्कर 150 रुपए महीना 12 महीने के लिए 20 इंटू 150 इंटू 12 36,000 रुपए. दिस कम्स टू प्राइम कॉस्ट 5 लाख और 16,000 रुपए. उसके बाद देखें क्या कहता है. उसके बाद ये सारे खर्चे हैं. वर्कर्स की सैलरी, वर्क मैनेजर की सैलरी कितनी थी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दी मैंने 500 रुपए महीना 12 महीने के हिसाब से. फोरमैन की सैलरी 400 रुपए महीना 12 महीने के हिसाब से. डेप्रिसिएशन सीधी दे रखी है. लाइट एंड पावर, लाइट एंड पावर आपको 3000 दे रखी है. कह रहा है साहब मैंने एज्यूम कर लिया कि लाइट एंड पावर फिक्स है तो टोटल मेरे फिक्स कितना हो गया 26,400. उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल स्टोर एंड स्पेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अंडर एक्सपेंडिचर. इन सब का टोटल कर दिया. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,26,000 माइनस एडमिशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस घटा दिया तो ये आ गया 1,90,000. क्वेश्चन में इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, टैक्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने उसका कुछ भी नहीं करा. फिर बात करता है थ्योरी का क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन बजट अकॉर्डिंग टू पीरियड. तो 3 तरह के होगी जी. लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट. नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म बजट. When the budget are prepared to depict long-term planning of the business, the period of long-term budget varies between 3 to 10 year. अगर मैं बजट बनाता हूँ 3 से लेकर 10 साल के बीच में, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, तो उसको क्या बोला जाएगा लॉन्ग टाइम बजट. शॉर्ट टाइम बजट आर जनरली फॉर 1 to 2 years. 1 या 2 साल के जो बजट होते हैं वो होते हैं मेरे शॉर्ट टर्म. आर इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स, और ये नॉर्मली मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं. द कंज्यूमर्स गुड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल में शॉर्ट टर्म बजट बनते हैं. उसके बाद बात करता है करंट बजट. करंट बजट नॉर्मली किसके लिए होता है मंथ के लिए होता है या वीक्स के लिए होता है. दीज बजट रिलेटेड टू द करंट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन. Current budget is a budget which is stabilized for use over a shorter period of time and related to current condition. Current condition से related है इसलिए इसका नाम क्या है करंट बजट. मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी. जीरो बेस बजटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके डियर, थैंक्स अ लॉट.